जैसा कि आप हमारे पिछले 2 क्लासेस में सीखा कि कैसे बेसिक टूल को यूज़ करते हैं, आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो आप आज सीखेंगे कि डिफरेंट टूल्स पे कैसे कमांड्स हासिल किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कहीं प्रीवियस क्लासेस में कोई इशू आती है, तो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और डॉक्यूमेंट किसी भी साइज़ का ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए साइज़ मायने नहीं रखता है। तो अब हम यहाँ पे हाफ पेज को जूम कर लेते हैं। और जैसा मैं इधर हाफ पेज को जूम किया हूँ, तो ये बेसिक टूल्स आपने सीखा था। अब इस टूल्स पे कुछ प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मेरे सामने ये मॉनिटर है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो बेसिक टूल से मैं एक मॉनिटर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं लैंडस्केप मॉनिटर बनाऊंगा और इसमें फील ब्लैक रख दूंगा। उसके बाद फिर इसका एक मैं बेस बनाता हूँ और बेस में कलर मैं ग्रे कर लेता हूँ। इसको पीछे भेज देते हैं। पीछे भेजने के लिए शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे, या फिर अगर आपको क्विक पीछे भेजना है तो यहाँ पे आपके पास 2 बटन है। ये बॉटम में ले जाता है और ये टॉप में ले जाता है। तो इस बटन के थ्रू हम किसी चीज़ को टॉप और बॉटम में लेके जा सकते हैं। तो इसे मैं सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे इस स्क्रीन के बीच में मुझे कुछ डालना है। जैसे कि मैं कोरल ड्रॉ को मिनिमाइज करता हूँ और ये जो वॉलपेपर है इसे मैं डालूंगा। तो वॉलपेपर स्क्रीन में कुछ भी आपका दिखाई दे रहा है, इसे कॉपी करने के लिए आप प्रिंट स्क्रीन बटन दबाइए। जैसे ही प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे तो ये स्क्रीन के सारे इमेजेस को कॉपी कर लेगा और उसे मेमोरी में स्टोर कर लेगा। अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और पेस्ट कमांड जैसे ही दबाएंगे आप एडिट में जाकर पेस्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल को आप मूव करेंगे तो पेज छोटा और बड़ा होगा, या F4 दबाएंगे तो पूरी के पूरे आइटम को आप देख सकते हैं। ये जो भी आइटम है, मैं इसका हाइट रेशियो लॉक करके इसका हाइट मैं 10% कर लेता हूँ, बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ। इसको स्क्रीन के बीच में रखेंगे और यहाँ पे सही पोजीशन पर लाकर हम इसे इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, बड़ा करते हैं और ये हमारा स्क्रीन ड्रॉ हो चुका है। तो अब मैं बेस तैयार करूँगा। बेस तैयार करने के लिए एक सिंपल सा ऐसा बॉक्स मैं बनाता हूँ और यहाँ पे ब्लैक कलर डालता हूँ। इसको शिफ्ट के साथ नीचे भेजना है, पेज डाउन बटन दबाकर, या फिर टूल बार में इस बटन को दबाते ही वो नीचे चला जाएगा। इसको थोड़ा सा और बॉटम में ले लेते हैं और इसकी एक कॉपी और करते हैं। और इस कॉपी वाले को देखिए, कॉपी मैंने कैसे किया, फिर से देखिए। मैं इसे नीचे से बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ा हुआ। अब ये जो बड़ा पार्ट है ये मैं चाहता हूँ डुप्लीकेट हो जाए, ये ओरिजिनल वाला इस साइज़ का मूव ना हो, ये डुप्लीकेट मूव हो। तो आप राइट बटन दबाएं। अब राइट बटन दबने के बाद आप लेफ्ट बटन को छोड़ दें, ये कॉपी हो जाएगा। इसे कलर ग्रे कर लेंगे और इसको बॉटम में भेज देंगे। और यहाँ पर हम एक होल बनाना चाहते हैं, तो ये वाला पार्ट और शिफ्ट के साथ ये वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे और इसे कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करते ही उस जगह पे एक होल बन जाएगा और ये हमारा एक एलसीडी मॉनिटर स्क्रीन तैयार। तो इस तरह से बेसिक शिप का यूज करते हुए आप प्रैक्टिस करें। आपके आसपास जो चीज़ें रखी हुई है उसे देखिए, कोशिश कीजिए कि कौन सा चीज़ आपके इस टूल से बन सकता है और उसे बनाने का प्रयास कीजिए। अब हम यहाँ पे आगे बताते हैं कि आपके पास जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। जैसे हमारे पास यहाँ 2 सर्किल और एक बॉक्स है, इधर 2 बॉक्स है, या रेक्टेंगल है, सर्किल, एलिप्स है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं? जैसे पहला ऑब्जेक्ट को क्लिक किए और शिफ्ट बटन कीबोर्ड में दबाकर दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। आप अंडू कर सकते हैं इस जगह पे। या फिर ऐसे बाहर से अगर आप एक हिडन बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स को छोड़ते हैं तो इस बॉक्स के, ये डॉटेड बॉक्स के इनसाइड में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं वो सारे का सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। या फिर कंप्लीट सेलेक्ट करना, इस तरह से ड्रैग करके कवर कर लीजिए उस पूरे इमेज को, पूरे ऑब्जेक्ट को, तो वो पूरा का पूरा इंटायर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि खाली ये वाला पार्ट सेलेक्ट हो और इसके साथ ये ब्लैक वाली सर्किल सेलेक्ट हो। तो हम एक इतना बड़ा बॉक्स बनाएंगे जिसमें कि वो ब्लैक वाला सर्किल और बीच का जो स्क्वायर वाला बॉक्स है वही केवल आता है। और जैसे ही मैं यहाँ पे माउस को छोड़ता हूँ तो देखिए ये 2 पार्ट ही केवल सेलेक्ट हुआ है, बाकी के कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे अंडू कर लेते हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना काफ़ी आसान है। आपको शिफ्ट दबाना है, बारी बारी से उन ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है जिससे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं ये बॉक्स पकड़ा,
शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको किया, शिफ्ट के साथ इसको किया। शिफ्ट बटन कीबोर्ड में दबाए रखें और बारी बारी से उन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें जिन्हें सेलेक्ट करना है। सब सेलेक्ट हो गया। मैं चाहता हूं कि ये अलग अलग बार बार मुझे सेलेक्ट नहीं करना पड़े, तो हम इसे ग्रुप करेंगे। अब ये जो प्रॉपर्टी बार है, लास्ट में आपका 3 बटन है। पहला बटन है ग्रुप। इसे आप ऑब्जेक्ट में जाकर भी ग्रुप कर सकते हैं और ग्रुप में जाकर ग्रुप कमांड कंट्रोल जी से करेंगे, या फिर आप यहाँ ये बटन दबा दें तो यह ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप होने के बाद फिर इसमें किसी एक ऑब्जेक्ट को भी पकड़ेंगे तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक साथ बिहेव करेगा, एक साथ मूव होगा और ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि वो एक ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ग्रुप करना पड़ता है और उसके बाद फिर अगर उसे ग्रुप को तोड़ना है तो दोनों में से किसी एक बटन को दबा दें तो ग्रुप टूट जाएगा। अब यहाँ 2 अनग्रुप बटन है। 2 अनग्रुप बटन का यूज़ क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मैं इस जगह पे जूम करता हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइट बनाता हूँ। एक रेक्टेंगल बनाया मैंने और इसमें रेड कलर मैंने डाल दिया है। अब ये मेरा पावर बटन हो गया, यहाँ पे जो है पावर दिखा रहा। तो अब मेरा ये जो मॉनिटर है, मैं चाह रहा हूँ कि फिर से इस ग्रुप में उस वाले को ऐड कर दे। तो इसको मैं सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इस वाले मॉनिटर को सेलेक्ट किया और फिर से मैं ग्रुप करूँगा। तो ये 2 बार मैं ग्रुप किया। अब यहाँ पे देखें कि ऑब्जेक्ट को मैंने 2 बार ग्रुप किया है, तो अनग्रुप भी आपके पास उस तरह से 2 बार मिल रहा है। यानी कि पहला अनग्रुप जो बटन है ये ऑब्जेक्ट से केवल इसको अनग्रुप करेगा और सेकंड वाला अनग्रुप बटन है जो इंटायर ऑब्जेक्ट को अनग्रुप कर देगा। जो आप सेकंड टाइम भी ग्रुप किए थे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट ग्रुप किए थे, सब का सब एक ही बार में अनग्रुप हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि इसके साथ में मैं सर्किल बनाता हूँ और कंट्रोल R दबाकर मैं इसे रिपीट कर लेता हूँ, तो ये सारा सर्किल मैं इसके साथ ग्रुप करना चाहता हूँ। फिर से मैंने ग्रुप किया है। अब देखिए मेरे पास पहला वाला है अनग्रुप ऑल। अनग्रुप ऑल का मतलब होता है कि एक ही बार में सारा का सारा ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो जाएगा। अनडू कर लेते हैं और उसके बाद अनग्रुप ऑल के बाद है अनग्रुप। ये अनग्रुप उसी क्रम में काम करेगा जिस क्रम में आपने ग्रुप किया था। यानी कि सबसे लास्ट में मैं सर्किल ग्रुप किया था तो पहले सर्किल हटेगा इससे। अब देखिए ये सर्किल अनग्रुप हो चुका है, लेकिन ये लाइट अनग्रुप नहीं हुआ, लाइट अभी ग्रुप है। अगर फिर से अनग्रुप करेंगे तो इस बार लाइट हटेगा और बाकी ये मॉनिटर ग्रुप है। अगर फिर से अनग्रुप करेंगे तो इस बार सारा का सारा ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप और अनग्रुप जिस क्रम में करते हैं उस क्रम में आपको अनग्रुप करना पड़ता है। तो इस तरह से ग्रुप कमांड काम करता है। ग्रुप के बाद हम आते हैं सेलेक्ट। मैं बता रहा था सेलेक्ट में देखिए क्या है, मैं एक ऑब्जेक्ट का मल्टीपल कॉपी करना चाहता हूँ तो इसे राइट मूव करेंगे, थोड़ा सा माउस ऊपर नीचे नहीं चला जाए, क्योंकि मैं जब इसके राइट में कॉपी करना चाहता हूं तो आपका माउस हो सकता है कि एकदम सीधे में नहीं लेके आप थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव कर लिए हैं माउस को, हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा दें। कंट्रोल बटन दबाते बिल्कुल एक सीधी रेखा में ये मूव करेगा। तो मैं राइट की ओर ले जा रहा हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ। माउस का राइट क्लिक, लेफ्ट में अभी छोड़ा नहीं हो, लेफ्ट अभी नहीं छोड़ना है, लेकिन इसी बीच में आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो चुका होगा। उसके बाद फिर लेफ्ट बटन छोड़ दें। अब यहाँ पे आपको करना है रिपीट। आपने जो लास्ट एक्शन किया है उसे दोहराना है, रिपीट करना बोलते हैं उसे। रिपीट आप एडिट में जाकर करेंगे और एडिट में यहाँ पे आपका रिपीट डुप्लीकेट, अभी लास्ट टाइम मैंने डुप्लीकेट किया था, अब उसी डुप्लीकेट को ये रिपीट करेगा। कंट्रोल R दबाएंगे, बार बार कंट्रोल R दबाएं तो उस तरह से आपका ऑब्जेक्ट रिपीट होकर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो अब यहाँ मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ पांचों को बारी बारी से सेलेक्ट करना। तो मैं बारी बारी से शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को बीच वाला नहीं करना था, वो गलती से हो गया। तो फिर जिस तरह से आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किए, शिफ्ट के साथ डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं शिफ्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए बाकी का ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है इसे छोड़कर, क्योंकि उसे मैंने डीसेलेक्ट किया है। शिफ्ट से सेलेक्ट होता है और शिफ्ट से डीसेलेक्ट होता है, तो आप इसे बढ़िया से ध्यान में रखें। अब इसके बाद ये बेसिक जो शेप टूल है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ शेपिंग। शेपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है और ये शेपिंग के थ्रू मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसे सेंड टू बैक कर दिया हूँ और ये जो शेपिंग है लेटर उसे मैं वाइट कर लेता हूँ। तो ये जो शेपिंग है क्या करता है, शेपिंग से पहले आप सीख ले कंबाइन। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे एक होल बनाना है, ये वाला एक होल बनाना है।
तो जैसे मैं इस पे येलो फिल करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाए, बिल्कुल पंच हो जाए। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और कंबाइन करेंगे। कंबाइन करते ही जो ओवरलैप पार्ट है वो रिमूव हो जाता है। जैसे मैं इसमें और भी होल बनाना चाहता हूँ, पंच करना चाहता हूँ इन जगहों पे, तो फिर से मैं कंबाइन करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करेंगे और कंबाइन कर देंगे। ये कंबाइन कमांड आपका ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मिलेगा। और कंबाइन को फिर तोड़ भी सकते हैं, ब्रेक कर्व अपार्ट। तो कर्व को जैसे ही तोड़ेंगे, मतलब कि इसे ब्रेक करेंगे कंबाइन को, तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट फिर से अलग हो जाएगा। इस बार फिर से हम कंबाइन करते हैं और इस बार मैं चाहता हूँ कि कंबाइन इस तरीके से हो, आधा ओवरलैप हो और आधा ओवरलैप से बाहर हो। तो जब हम इस तरह के ऑब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे तो जो ओवरलैप पार्ट है, फर्स्ट कंडीशन में आपने सीखा कि ओवरलैप पार्ट माइनस हो जाता है, यानी कि वो वहाँ पे पंच हो जाएगा, होल हो जाएगा। लेकिन जो ओवरलैप पार्ट नहीं है वो एडिशन में चला जाएगा। तो हम इसे कंबाइन करते हैं। अब ये देखिए, ये दोनों मिलकर एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसे अनग्रुप नहीं किया जा सकता, ये ध्यान में रखिएगा। कंबाइन एक अलग टेक्निक है जो ग्रुप नहीं है, ये दूसरे तरीके से काम करता है। ओवरलैप पार्ट को माइनस कर देता है और जो ओवरलैप नहीं है उसे उस ऑब्जेक्ट में ऐड कर देता है। अब ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसमें कलर फिल करेंगे तो इन दोनों में दो कलर फिल नहीं कर सकते हैं, एक ही कलर फिल होगा। तो फिर इसे ब्रेक करना है, ऑब्जेक्ट में जाएं या फिर जहाँ से आप कंबाइन किए थे उसी जगह पे कमांड आएगा ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट करेंगे तो फिर से ये अलग अलग हो जाएगा और ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाएगा। अब कंबाइन के बाद फिर मैं दूसरी चीज़ें बताता हूँ कि जैसे मेरे पास एक ऐसा बॉक्स है और मैं इस तरह से एक बॉक्स बनाया और इस तरह से मैं एच लिखना चाह रहा हूँ, तो इसे जोड़ना पड़ेगा। आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई कलर फिल कर दें और आउटलाइन को हटा दें, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, लेकिन है ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट। क्यों ना हम इसे जोड़कर वेल्ड कर सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि जब हम सेलेक्ट करेंगे ये बारी बारी तीन ऑब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट हो। तो ऐसा ऑब्जेक्ट को आप वेल्ड कर देंगे, वेल्ड करते ही ये ऑब्जेक्ट सिंगल हो जाएगा और इसमें किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं, लेकिन ये वेल्ड किया हुआ ऑब्जेक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर ले, ऑब्जेक्ट मेनू में आपको ब्रेक अपार्ट नहीं मिलेगा। ये परमानेंट तीन या मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो भी है वो आपस में ज्वाइंट हो जाता है। तो हम फिर से चेक करते हैं। इस बार हम एक इस तरह का बॉक्स बना लिए और इस तरह का एक सर्किल है जिसे मैं मल्टीपल रिपीट कर देता हूँ। और ये जो सर्किल है इन सबको मैं वेल्ड करता हूँ। ये वेल्ड हो गया, ये सारा सर्किल वेल्ड हो चुका है। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं था, फिर भी ये सर्किल वेल्ड होकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। तो आप ओवरलैप हो या ना हो, वेल्ड करने से वो ज्वाइंट होकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको इसके साथ वेल्ड करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और फिर से वेल्ड करते हैं। अब ये देखिए, सारा का सारा ऑब्जेक्ट मिलकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया है और इसे अलग नहीं किया जा सकता है। वेल्ड कमांड बिल्कुल अलग नहीं होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। तो वेल्ड करना काफ़ी आसान है, आप इसे प्रैक्टिस करें। वेल्ड के बाद फिर मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक सर्किल है और इसके बीच में मैं एक स्टार बना लेता हूँ। अब ये सर्किल के साथ स्टार है, इसमें कोई कलर भी फिल कर ले ताकि बढ़िया से आपको समझ में आए। तो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन का मैंने कलर डाला है। इसे मल्टीपल कॉपी कर लेते हैं। एक कॉपी मैं साइड में रखता हूँ, उस पर दूसरी प्रैक्टिस मैं बताऊँगा। तो ये दो ऑब्जेक्ट जो है इसे अगर वेल्ड करते हैं तो रिजल्ट ऐसा आता है जैसा कि आपने प्रीवियस में देखा था, इस वाले के साथ और इस वाले के साथ। सेकेंड कमांड जो है ट्रिम है। ट्रिम का मतलब है जो पार्ट ओवरलैप है वो रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे इसको मूव करके देखिए, ओवरलैप पार्ट रिमूव हो गया है। तो ट्रिम से बैकग्राउंड में जितने भी हिडन पार्ट है सबके सब रिमूव हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट के साथ, दो ऑब्जेक्ट के साथ मैंने ट्रिम किया था, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैं ट्रिम करता हूँ तो क्या होता है इसे चेक कर लेते हैं। मैं स्टार को हटा देता हूँ और इस बार फिर से ट्रिम करते हैं। देखिए रिजल्ट वही आया, यानी कि जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ भी आप ट्रिम कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर से मैं एक सोर्स ऑब्जेक्ट लेता हूँ और ट्रिम के बाद फिर नेक्स्ट कमांड है इंटरसेक्ट। इसका एक कॉपी मैं साइड में रख लेता हूँ।
इंटरसेक्ट में है, यहाँ पे माउस रखेंगे तो एक टूल टिप आएगा और जो उसका नाम को बताएगा और वो क्या करता है उसके बारे में एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन आता है। तो जैसे ही हम इंटरसेक्ट करते हैं तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसका एक कॉपी निकल आता है। यहाँ पे देखिए कोई भी ट्रिम नहीं किया है और फिर फ्रंट और माइनस में जो भी ऑब्जेक्ट है फ्रंट में और जो बैक में ऑब्जेक्ट है उसमें से कोई भी पार्ट माइनस नहीं हुआ, बल्कि ओवरलैपिंग पार्ट एक अलग से निकल आया है। तो इसका यूज़ कहाँ पे, जैसे मैं दो सर्किल बनाया मैं और इन दोनों में मैंने इंटरसेक्ट किया है तो ये पार्ट निकल आया है। अब इस पार्ट से इसको हल्का सा मैं रोटेट करूँगा और इसकी एक कॉपी को मैं साइड कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। उसके बाद फिर इसकी मल्टीपल कॉपी को रिपीट कर देता हूँ। इस तरह से आप लीफ बना सकते हैं और आसानी से इस तरह का शेप को परफॉर्म किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स शेप भी बना सकते हैं ट्रिम और इंटरसेक्ट वगैरह से। तो फिर से मैं आता हूँ, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी किया है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट को मैं बिना बाहर से घेरे दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोरल में एक चीज़ है, जब तक आप बाहर से कोई ऑब्जेक्ट को कवर नहीं करेंगे इंटायर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक स्पेशल टिप्स है जिसे आप मेमोरी में बैठा लीजिए, कहीं पे ऑप्शन में नहीं मिलेगा, कहीं पे दिखेगा नहीं। तो आप कीबोर्ड में अल्ट बटन दबाएं और अल्ट बटन दबाने के बाद ये जो डॉटेड लाइन है उन सब पे टच कर ले, घेरने की ज़रूरत नहीं है, केवल टच करने की ज़रूरत है। तो ये डॉटेड लाइन जिन जिन पे मैं टच करूँगा वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा, है ना, काफ़ी इजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और ट्रिम के बाद आता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में देखिए ये इसी के जैसा काम कर रहा, जैसा इसमें काम हुआ था उसी तरह इसमें भी काम हो रहा। तो ये करता क्या है, फिर से इसे चेक कर लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट है, पहला था आपका ट्रिम और उसके बाद सिंप्लीफाई, दोनों में सिमिलर रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है और मैं एक सेंटर में एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ऑब्जेक्ट हर ऑब्जेक्ट को पंच कर दे, होल कर दे, छेद बना दे। मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिंप्लीफाई क्लिक करूँगा। अब देखिए इसके नीचे छेद हो चुका है, हर ऑब्जेक्ट कट चुका है। तो कुल मिलाकर दोनों मोर और लेस लगभग सिमिलर रिजल्ट देता है। आप उस पर कन्फ्यूजन में नहीं आए, जो कमांड्स आपको यूजफुल लगे आप उसे यूज़ करें। नेक्स्ट है फ्रंट माइनस बैक। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो फ्रंट में बैक ऑब्जेक्ट माइनस हो चुका है। देखिए फ्रंट में बैक ऑब्जेक्ट माइनस होगा। रिमूव द बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ। उसी तरह से अगर उसके बाद वाला करेंगे बैक माइनस फ्रंट, तो बैक में जो है स्टार माइनस हो चुका होगा इस तरह से। और उसके लास्ट में है बाउंड्री। जैसे ही हम ये बाउंड्री पे क्लिक करेंगे क्रिएट बाउंड्री, तो इन दोनों के साइज का एक बाउंड्री क्रिएट कर लेगा ज्वाइंट टाइप का, और इस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो मैं शेपिंग आपको अभी अभी बताया हूँ, तो शेपिंग का प्रैक्टिस करें और इससे डिफरेंट टाइप का शेप बनाएं। जैसे कि मुझे कर्व डिजाइन करना है, मैं विजिटिंग कार्ड बनाना चाहता हूँ। तो ये मेरा पास एक बॉक्स है और एक सर्किल मैं लेता हूँ बड़ी सी, इस तरह से। और मैं चाहता हूँ कि इस हिसाब से ही क्रॉप हो गया। तो ये वाली सर्किल और ये वाला रेक्टेंगल को लेकर मैं इंटरसेक्ट करता हूँ। जो पार्ट मेरे सामने आया है उस पर एक कलर डाल देता हूँ। अब इस सर्किल का काम ख़त्म। इस सर्किल और इसके साथ मैं इंटरसेक्ट करता हूँ और जो ऑब्जेक्ट मेरे पास आया उसमें डिफरेंट कलर डाल देता हूँ। अंडू कर लेता हूँ। देखिए ये वाला जो शेप अभी इंटरसेक्ट होकर यहाँ पर आया है, ये वाला शेप, अगर हम बीच में क्लिक करेंगे तो ये ओवरलैप है। सबसे टॉप में सर्किल है, बड़ा वाला सर्किल, तो ये सर्किल सेलेक्ट हो जा रहा है। इसके पीछे है, इन तीनों सर्किल के पीछे ये जो क्रॉप पार्ट है वो अभी आया है, इंटरसेक्ट वाला पार्ट। तो जो पार्ट बिहाइंड है, जो पीछे है, उसे सेलेक्ट करना है। तो अल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो जो पीछे वाला पार्ट है वो सेलेक्ट होगा। देखिए पहली बार में ये वाली सर्किल सेलेक्ट हो गई है। ये डॉट आप पकड़ के देख लें, इसे बढ़िया से समझते हैं। मैं साइड में बनाकर दिखाता हूँ।
अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं नॉर्मली क्लिक करूँगा तो टॉप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि उसके बैक साइड में जो ऑब्जेक्ट हो सेलेक्ट हो, तो अल्ट के साथ क्लिक करें तो उसके बैक वाला ब्राउन कलर वाला सेलेक्ट हुआ। फिर से अल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो उसके बैक वाले पे जाएंगे और फिर से उसी तरह से डेप्थ में चले जाएंगे। जब भी आपको बैकग्राउंड वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, अल्ट के साथ पकड़कर उसे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अल्ट के साथ इस पर बारी बारी से क्लिक करता हूँ जब तक कि उसके साइज का सिलेक्शन ना दिखाई दे, और इसमें डिफरेंट कलर में डाल देता हूँ। अब ये बड़ी वाली सर्किल का काम ख़त्म। ये वाले के साथ इसको इंटरसेक्ट करते हैं। जो इंटरसेक्ट पार्ट आया है अब उसमें एक डिफरेंट कलर डालते हैं। ये बड़ा सर्किल का काम ख़त्म। इसके साथ इसको इंटरसेक्ट करते हैं और जो फिर अभी आया इंटरसेक्ट पार्ट उसमें कोई कलर डालते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी ये ऑब्जेक्ट है सब का आउटलाइन नो आउटलाइन हो जाए। तो इस तरह से कर्व शेप हम बना सकते हैं। ये कर्व शेप आप वेल्ड इंटरसेक्ट के कमांड से बना सकते हैं। अब मैं इसका कॉपी करता हूँ। इसे मैं छोटा किया और राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करते ही वो कॉपी हो जाता है और इसमें डिफरेंट कलर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक कर्व वाला शेप तैयार है जिसे मैंने इंटरसेक्ट से बनाया है और कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल सर्किल के लेआउट से इसे परफॉर्म किया है। इस तरह का शेप आप बना के चेक करें। तो आपने शेपिंग सीख लिया है। शेपिंग को मैं हटा देता हूँ। शेपिंग के बाद आता है ये जो बेसिक टूल्स है। इन टूल के पहले भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांड है। अब उसे आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। जो कोरल के सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है जो है पेन टूल, बेजियर टूल और आपके पास है शेप टूल। तो हम लोग शेप टूल से स्टार्ट करते हैं। मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और रेक्टेंगल का अपना प्रॉपर्टी क्या होता है बताइए। रेक्टेंगल का अपना प्रॉपर्टी है राउंडेड कॉर्नर, और अगर कोई एलिप्स है तो उसका अपना प्रॉपर्टी क्या है, उसका अपना प्रॉपर्टी है पाई और अर्क। तो हम एलिप्स को पाई और अर्क बना सकते हैं। तो इस टूल से भी वो एडिट होगा। अगर आप ये टूल ले लिए तो पाई कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ पे एंड होना है, और पाई बनाना है तो सर्किल के इन साइड में माउस रखेंगे जैसा कि मैंने फर्स्ट लेसन में बताया था। तो सर्किल के इन साइड में माउस को मूव करेंगे तो ये पाई बनेगा, और सर्किल के आउटसाइड में मूव करेंगे तो ये अर्क बनेगा। तो ये रेक्टेंगल लेते हैं। शेप टूल हमारे पास है। कॉर्नर को मूव करेंगे, कितना डिग्री मेरे को रोटेशन चाहिए कॉर्नर पे, तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अगर मैं सिंगल कॉर्नर पकड़ूँ, यानी कि देखिए मेरे पास अभी रेक्टेंगल सेलेक्ट है, शेप टूल लिया, अभी चारों कॉर्नर सेलेक्ट है जो ब्लैक डॉट से शो कर रहा है। अगर एक बार फिर से कॉर्नर पे क्लिक कर दे तो वही कॉर्नर सेलेक्ट होगा जिस पे आपने दोबारा क्लिक किया है, और केवल इस कॉर्नर को मैं राउंड करना चाहता हूँ। इसको फिर सेलेक्ट करते हैं। इसकी वैल्यू मैं ज़्यादा देंगे और इसका वैल्यू बिल्कुल कम देंगे, और इस पे कॉर्नर पे कुछ भी नहीं देंगे। तो इस तरह से अलग अलग कॉर्नर को अलग अलग एंगल में आप रोटेट करा सकते हैं। तो शेप टूल का आप बेसिक टॉपिक समझ में आ गया। अब अगर आपके पास ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का इस चारों एंकर पॉइंट, ये जो नोड है, नोड बोलते हैं, एडोब के सॉफ्टवेयर में एंकर पॉइंट बोलते हैं लेकिन कोरल में हम नोड बोलते हैं। तो ये जो नोड है चार, मैं चाहता हूँ कि इसे मॉडिफाई करूँ, ये इस नोड को यहाँ पे लेके जाऊँ। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब तक ये रेक्टेंगल होगा ये ऑलवेज रेक्टेंगल ही होगा, आप उसके नोड को इधर उधर नहीं कर सकते। तो इसे एडिटेबल बनाने के लिए आपके प्रॉपर्टी बार में सबसे एंड वाला जो टूल है कन्वर्ट टू कर्व, जैसे ही इस कमांड को दबाते हैं तो ये एडिटेबल हो जाता है और इसकी रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ से रिमूव हो जाती है और ये कर्व हो जाता है। तो कोई कर्व ऑब्जेक्ट है तो आप उसे किसी तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके नोड को कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी उठा के मूव कर सकते हैं। तो जब तक ये क्लोज पाथ है इसमें कलर आता रहेगा, और अगर ये ओपन पाथ हो गया तो फिर इसमें से कलर ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखते हैं रेक्टेंगल, ये जो शेप टूल है उसमें क्या प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब कि आप जैसे ड्रैग करते हो माउस को तो जो सिलेक्शन बनता है बिल्कुल स्क्वायर बनता है। अगर आपने फ्री हैंड लिया तो आप इस तरह से घेर कर इस सिलेक्शन के अंदर जिस जिस नोड को ले जाएंगे वही नोड सेलेक्ट होगा और उसी को आप मूव कर सकते हैं। बस ये दो नोड जो मैं पकड़ा हूँ वही केवल मूव हो रहा। तो आप फ्री हैंड सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है जिसमें से सेलेक्टेड पॉइंट को आपको पकड़ना है तो फिर आप यहाँ से फ्री हैंड चूज करेंगे, और अगर सबको पकड़ना है तो फिर आप इस तरह से रेक्टेंगल चूज करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो बटन है, इन दोनों का यूज क्या है। जो पहला बटन है एक्स्ट्रा नोड क्रिएट करता है। जैसे मैं इस लाइन पे सिंगल क्लिक किया हूँ,
और सिंगल क्लिक करते ही यहाँ पे एक बिंदी दिखाती है, बताती है कि ये लाइन एक्टिव है। तो जैसे ही ये जो बिंदी जहाँ पे है, मैं चाहता हूँ इस तरह का नोड यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो सिलेक्शन आपका देखिए राउंड शेप में दिखा रहा है, जबकि जो नोड होता है स्क्वायर शेप में होता है। तो मैं यहाँ पे एक नोड चाहता हूँ, ये प्लस बटन में दबाऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए ये शेप जो है स्क्वायर हो गया है और एक नोड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इस नोड को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं और इस नोड को हटाना है तो वहीं पे एक माइनस बटन है, जैसे ही माइनस नोड करेंगे तो ये नोड रिमूव हो जाएगा और किसी भी नोड को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ और दबा दिया, किसी भी नोड को हम रिमूव कर सकते हैं काफ़ी इजी में। तो नोड अगर आपको बनाना है तो उसके लिए इन दो बटन की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे, आप डबल क्लिक करेंगे, वहाँ पे नोड क्रिएट हो जाएगा और डबल क्लिक करेंगे वो नोड रिमूव हो जाएगा। तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, जितने भी नोड की रिक्वायरमेंट हो, आप डबल क्लिक करते चले जाएं और अपने नोड को क्रिएट करते चले जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे दो बटन है। पहला बटन देखिए जो ये शेप है, ये बटन क्या करता है मैं इसे बताता हूँ आपको। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ उस बटन को। मैंने कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन दबाया तो इस स्क्रीन में जो भी दिखाई दे रहा है वो कॉपी हो गया। मैं इसे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी करने से देखिए ये सारा का सारा जो स्क्रीन है मेरे सामने कॉपी होके आ गया है और काफ़ी बड़ी साइज़ में आया है। तो मैं इसे क्रॉप करता हूँ, ये क्रॉप टूल लिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने क्रॉप कर दिया, जिससे कि ये सामने आपको बड़े साइज़ में दिखाई दे। तो ये नोड को ऐड करता है, ये नोड को रिमूव करता है। अब यहाँ पे देखिए दो नोड अलग अलग है, उसे ज्वाइंट कर दिया। यानी कि अगर दो नोड अलग अलग हो तो उसे ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा पास ये जो शेप है, ये शेप ऑलवेज ज्वाइंट है, सारा पाथ इसका ज्वाइंट है। कहीं पे मेरे को अलग अलग टुकड़ा में नोड नहीं मिल रहा, तो ये कमांड एक्टिव नहीं है। ये ग्रे कलर का है, यहाँ पे देखिए ये ग्रे कलर का इसलिए है कि ये एक्टिव नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसमें। लेकिन जो एंकर पॉइंट या जो नोड मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसे तोड़ना है तो ये एक्टिव है। ये बटन क्या करता है कि किसी भी ज्वाइंट नोड को तोड़कर अलग अलग कर देता है और रिजल्ट ऐसा आता है। तो मैं इस बटन को दबाता हूँ। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट ओपन पाथ हो गया, लाइन कहीं भी ज्वाइंट नहीं है, वैसा दिख रहा, लेकिन मैंने इस नोड को ब्रेक किया था। तो मैं यहाँ से इस एक लाइन को मूव करूँगा तो देखिए कि ये दोनों लाइन अलग अलग हो चुका है और इसमें आउटलाइन में कोई भी कलर डाल सकते हैं। और आउटलाइन की थिकनेस को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मोटा कर लेता हूँ। फिर से मैं नोड टूल पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये नोड और ये नोड अलग हो चुका है, कहीं से भी नोड को अलग कर सकते हैं, इसे भी अलग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए अलग हो चुका। अब मैं चाहता हूँ कि ये दो नोड आपस में ज्वाइंट हो जाए। दोनों नोड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से फर्स्ट वाला बटन दबाएंगे। फर्स्ट वाला बटन देखिए ब्रेक नोड को कंबाइन करता है, तो मैं ये बटन दबा देता हूँ। ये नोड आपस में जुड़ चुका है और ये आपका क्लोज पाथ जैसे ही हो गया, कलर ऑटोमेटिक इसमें फिल हो गया। मैं ये फालतू का जो लाइन है मैं इसे हटा देता हूँ। तो नोड को ब्रेक कर सकते हैं और नोड को वापस जोड़ सकते हैं। किसी भी लाइन को स्ट्रेट बनाना है तो इस बटन पे क्लिक करेंगे, जो मेनू में या प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे है। तो ये बटन जो है लाइन को स्ट्रेट करता है, ये कर्व करता है। कर्व को ये तीन बटन से कंट्रोल करेंगे। यानी किसी भी लाइन में मैंने कर्व डाला तो कर्व कॉर्नर वाला होगा या कर्व बिल्कुल स्मूथ होगा, उन दोनों को एक्टिव करने से, और इससे बिल्कुल कॉर्नर वाला कर्व बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, कर्व को इन तीन बटन से कंट्रोल करेंगे। फिर से चेक करते हैं लाइव। तो मैं ये लाइन सेलेक्ट कर लिया हूँ और इस पर कर्व अप्लाई कर दिया हूँ। कर्व अप्लाई करते ही देखिए इसमें छोटा हैंडल आ गया है दो। लाइन को पकड़कर भी आप इस कर्व को सेट कर सकते हैं, अपने मनचाहा डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। शुरू में आप इसे मनचाहा डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं ले जा पाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, कहीं ले जाएंगे और कहीं जाएगा, वो ऐसा होता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैंने इसे इस शेप बनाया है। इस शेप आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे ही मैं ये नोड को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से देखिए एक हैंडल आया है और एक इस नोड से हैंडल आया है। ये हैंडल ही कंट्रोल करता है किसी भी लाइन के डायरेक्शन को। ये हैंडल अगर राइट में होगा तो लाइन भी राइट की ओर आएगा, ये हैंडल लेफ्ट में होगा तो लाइन भी लेफ्ट की ओर आएगा, ये हैंडल अगर टॉप में होगा तो लाइन भी टॉप को फॉलो करेगा, फिर अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे आएगा। अब इस हैंडल से यूज़ करते हैं। ये हैंडल राइट में किए, लेफ्ट में किए तो लेफ्ट से लाइन गया, राइट में किए तो राइट से लाइन गया, नीचे किए तो नीचे को फॉलो किया, फिर अपने डेस्टिनेशन लाइन पे चला गया।
तो जैसे ही हम हैंडल को कंट्रोल करते हैं तो ये हैंडल लाइन के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इससे हम मनचाहा शेप दे सकते हैं किसी भी शेप में। तो इसे कंट्रोल करके सीखिए, सभी तरफ माउस को लेके जाइए और देखिए कि ये किधर ले जाने से कौन सा शेप बनता है। तो अभी अभी मैंने केवल एक ही लाइन पे कर्व अप्लाई किया है। मैं पूरे के पूरे ग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से कर्व अप्लाई कर देता हूँ। अब सभी लाइन पे कर्व आ गया। दिखाई नहीं दे रहा इसलिए कि क्यों नहीं दिख रहा मैं चेक करके बताता हूँ। ये 3 पॉइंट ही मैं सेलेक्ट किया हूँ, इसमें मैंने कर्व अप्लाई किया और ये देखिए कॉर्नर कस्प नोड। ठीक है, कस्प नोड क्या करता है, कॉर्नर बनाता है। तो कस्प नोड अप्लाई है यानी कि कॉर्नर है। तो कॉर्नर इसमें है, तो कस्प नोड में अगर कॉर्नर होगा तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, लेकिन इसमें नोड में कर्व आ चुका है। अगर मैं लाइन को पकड़ के मूव करूँ तो इस तरह से मैं मूव कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक नोड के बारे में बताता हूँ, इस नोड के बारे में। ये 3 बटन क्या करता है, अगर मैं पहला बटन दबाऊँ तो ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सेकंड बटन दबाते ही ये लाइन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और यहाँ पे बिल्कुल जर्क नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे जर्क है, ये लाइन थोड़ा सा नुकीला टाइप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ भी जर्किंग है। मैं इसे सेलेक्ट करके जैसे ही फर्स्ट के बाद सेकंड वाली बटन दबाता हूँ बिल्कुल यहाँ पे लाइन स्मूथ हो जाएगी। यहाँ भी मेरे को स्मूथ चाहिए, सेकंड दबा दीजिए तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्मूथ लाइन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पे स्मूथ अगर आपको नहीं लग रहा तो आप इसे सेलेक्ट करें और इसे सेलेक्ट करने के बाद फिर ये बीच वाला बटन दबा दें। यहाँ पे भी लाइन स्मूथ हो जाएगा और यहाँ भी लाइन स्मूथ कर लें। तो लाइन स्मूथ करने के लिए ये बटन क्यों दबाते हैं, इसका रीज़न क्या है। देखिए जैसे ही हम ये बटन दबाते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर एक हैंडल आपका जिधर भी है दूसरा हैंडल जस्ट उसके ऑपोजिट में होगा। हैंडल एक दूसरे के ऑपोजिट में होने से कर्व बिल्कुल स्मूथ हो जाता है और राउंड का शेप आ जाता है। अगर हम इस हैंडल को टॉप में ले जाए तो दूसरा हैंडल देखिए बॉटम में चला गया। इस हैंडल को अगर राइट में ले जाए तो दूसरा हैंडल लेफ्ट में चला गया। यानी कि क्या करता है, ये कमांड हैंडल्स को एक दूसरे को ऑपोजिट में कर देता है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि एक को मैं बड़ा कर सकता हूँ तो दूसरा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। एक को छोटा करेंगे तो दूसरा छोटा नहीं होगा। यानी कि एक साइड का लेंथ को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। थर्ड वाला जो बटन है इसको दबाते ही क्या होगा, जैसे ही हम ये थर्ड बटन एक्टिवेट कर देते हैं तो अगर हम एक नोड को बड़ा करें, एक साइड के हैंडल को बड़ा करें तो दूसरे साइड का भी हैंडल उसी अमाउंट में बड़ा हो जाता है। रहेगा दोनों एक दूसरे को अपोजिट में हैंडल, लेकिन साइज भी दोनों का इक्वल होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे हम हैंडल को बिल्कुल सिमेट्रिकल कर दिया हूँ इस बटन से। सेकेंड बटन से हैंडल अभी भी सिमेट्री है, लेकिन यहाँ पे एक को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और अगर मैं कस्प नोड दबा दूँ तो कस्प नोड से ये दोनों हैंडल का लिंक आपस में टूट जाता है और दोनों हैंडल को मैं अलग अलग दिशाओं में मूव कर सकता हूँ। इससे कॉर्नर क्रिएट होता है, ध्यान रखें। अगर आपको कॉर्नर चाहिए तो कस्प नोड लेंगे और अगर कॉर्नर नहीं चाहिए तो स्मूथ नोड और यहाँ पे है सिमेट्रिकल नोड। स्मूथ सिमेट्रिकल आपका हमेशा स्मूथ रिजल्ट देता है, उस हिसाब से आप नोड को एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर से मैं सारे के सारे नोड को सेलेक्ट करके स्ट्रेट कर देता हूँ। तो बिल्कुल आसान है, आप नोड को स्ट्रेट बना सकते हैं, सिमेट्रिकल बना सकते हैं और कस्प नोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इस रेक्टेंगल से इमेजिन कीजिए और कुछ शेप बनाइए। तो मैं यहाँ पे इसे एडिट करना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें राउंडेड कॉर्नर एडिट हो रहा, यानी कि ये रेक्टेंगल है और एडिटेबल नहीं है। तो मैं इसे कर्व करूँगा। कर्व यहाँ से कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट में जाकर कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट आउटलाइन नहीं, कन्वर्ट टू कर्व जैसे ही हम दबाएंगे ये ऑब्जेक्ट एडिटेबल हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं ये वाला पार्ट को एकदम फ्रंट में रखता हूँ। इस तरह मैं 2 पार्ट को ले जाता हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा नोड की मेरे को रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा नोड मुझे चाहिए। अब ये शेप देखकर आपको तो आइडिया लग ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। इन सब को मैं कर्व अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं स्मूथ नोड कर लेता हूँ, जिससे बिल्कुल राउंडेड शेप आ जाएगा। जहाँ पे राउंडेड नहीं चाहिए उस पॉइंट को कॉर्नर नोड कर लें और उसके बाद फिर इसके कर्व को सही से सेट करके आप एडजस्ट कर लें कि कैसा आपको शेप चाहिए।
और यहाँ पे भी मेरे को कॉर्नर चाहिए, और यहाँ पे मेरे को शेप ऐसा चाहिए। मैं फिश बनाना चाह रहा हूँ तो इसमें पूंछ की जो शेप है मेरे को इस तरीके का चाहिए। परफेक्ट। यहाँ पे माउथ बना है, इसका भी मैं कॉर्नर वाला नोड लेता हूँ और माउथ वाले पार्ट में भी मैं ऐसे बनाऊंगा। इस नोड को तो ये बेसिक फिश का शेप मैंने बनाया है। अब यहाँ पे मैं इसका आईज बना लेता हूँ। यहाँ पे जो फर बनाना है उसके लिए मैं आपको पेंट टूल नहीं बताया हूँ तो उसकी यूज नहीं करेंगे अभी जो बेसिक शेप है उसी से हम बनाएंगे। तो फर बनाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, इसे कर्व किया है, इस पॉइंट को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद इस लाइन को मूव करके ऐसे अलग हटाएंगे। इसे मैं इस जगह पर रख देता हूँ और इसे इस जगह पर रख देता हूँ। जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट की ज़रूरत है आप एक्स्ट्रा पॉइंट बना लें डबल क्लिक करके, या फिर जहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं चाहिए उसे आप हटा लें। डबल क्लिक करने से ऑटोमेटिक नोड टूल एक्टिवेट हो जाता है। सपोज कीजिए कि आपके पास एरो टूल से आपने उसे सेलेक्ट कर रखा है और इस पर मेरे को नोड एडिट करना है तो डबल क्लिक करेंगे एरो टूल से। अगर ये कन्वर्ट टू कर्व ऑब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिक आपके पास नोड टूल एक्टिवेट हो जाएगा और उससे आप काम कर सकते हैं। अब ये देखिए इसमें कलर फिल हो चुका है, लेकिन ये ओपन पाथ है, इसमें कलर हम नहीं डाल सकते हैं। ओपन पाथ में कलर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जब आप ओपन पाथ वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी बार में कहीं ना कहीं आपके पास ऑटो क्लोज गैप एक ऑप्शन मिलता है। तो क्लोज कर्व जैसे ही हम करेंगे ये कहीं ना कहीं से इसे ज्वाइंट कर देगा, जो ओपन पार्ट है वहाँ से ज्वाइंट कर देगा। तो मैं अंडू कर लेता हूँ, इसको सही जगह पे रखता हूँ और इसमें रेड कलर मैंने डाला या फिर ऑरेंज कलर और इसे ऑटो क्लोज करूँगा इस तरीके से। अब इसको एरो टूल से सेलेक्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट आपने अभी सेलेक्ट किया है एरो टूल से जैसे उसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर कोई कर्व ऑब्जेक्ट है तो उसे ऊपर नीचे करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। ये सर्किल को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसे टॉप में ले जाने का बॉटम में ले जाने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन कर्व ऑब्जेक्ट में नहीं आ रहा। तो मुझे इसे नीचे भेजना है, इसे शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा। इसकी एक कॉपी तैयार करते हैं, एक और क्लिक करते हैं, इसे रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद इसे सही जगह पे लगा ले और शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबा दे, ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। अब मेरे को एक कर्व यहाँ पे भी चाहिए तो फिलहाल कर्व टूल से नोड टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को बेसिक ऑब्जेक्ट को मनचाहा आप शेप दे सकते हैं। इस पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले। आगे का एक्स्ट्रा कमांड्स मैं आगे चर्चा करूँगा। फिलहाल आपको इस पे कमांड्स बनाना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आप इस पर कमांड बना लिए तो किसी भी शेप को बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ। शेप टूल के बाद आता है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल का काम क्या है, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ फ्री हैंड टूल लेता हूँ, सबसे पहले फ्री हैंड से शुरू करेंगे बाद में स्मूथ पे आएंगे। तो ये जो फ्री हैंड टूल है इससे फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्री हैंड ड्राइंग किया जा सकता है काफ़ी आसानी से। फ्री हैंड ड्राइंग में अगर आपका माउस पे अच्छा कमांड नहीं तो कहीं कहीं पे स्मूथनेस नहीं आती है। तो ये स्मूथ टूल जो है उस पर लाइन को स्मूथ करेगा और अनवांटेड जो जर्की लाइन है उसे सही करता है। तो स्मूथ टूल का वही काम है। देखिए मैं अंडू करता हूँ, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे देखिए काफ़ी कॉर्नर बन गया, इस पे इस तरह से क्लिक कर रहे हैं तो देखिए लाइन किस तरह से स्मूथ हो रहा है। तो लाइन को स्मूथ करता है स्मूथ टूल। अब उसके बाद फिर से आते हैं फ्री हैंड टूल पे। फ्री हैंड टूल में जो पहला टूल है इससे कहीं भी क्लिक करके दूसरी जगह पे छोड़ने से स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दूसरी जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ कहीं और छोड़ देता हूँ। तो इससे किसी भी एंगल में आप एक लाइन बना सकते हैं, लेकिन मुझे ज्वाइंट लाइन बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। मैं यहाँ क्लिक किया दूसरी जगह छोड़ा
जहाँ पे छोड़ा वहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए, तो वहीं से बिगिनिंग होगा लाइन का, और फिर कहीं भी छोड़ दीजिए, फिर वहीं से स्टार्ट कीजिए, और फिर जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे छोड़ दीजिए। देखिए ये एक ट्राइंगल बन चुका है। ये 3 डिफरेंट लाइन को मैंने आपस में ज्वाइंट करके ट्राइंगल बनाया है, जिसे आप फ्री हैंड टूल से बना सकते हैं। फ्री हैंड टूल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आप फ्री हैंड टूल को कंट्रोल के साथ यूज करें। कंट्रोल कीबोर्ड में दबाएं, फिर यहाँ पे कंट्रोल छोड़ दें। जब आपकी लाइन कंप्लीट हो जाए तो कंट्रोल छोड़ दें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखिए वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन हम कंट्रोल के साथ काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। मैंने सबको हटा दिया है। तो फ्री हैंड टूल बढ़िया से आपको समझ में आ गया है। इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है खास। यहाँ पे प्रॉपर्टी वही है, आउटलाइन की थिकनेस, आउटलाइन के स्टाइल, और उसमें एरो डालना। एरो कैसे डालेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है और इस लाइन का थिकनेस मैंने कुछ रख लिया है। इंड वाले पार्ट पे स्टार्टिंग पार्ट ये है, स्टार्टिंग पार्ट पे मेरे को ये चाहिए, ये तो इंड वाली पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट पे ये चाहिए, और इंड वाली पार्ट पे मुझे चाहिए ऐसा एरो। तो आप किसी भी तरह का एरो बना सकते हैं। एरो का डिफरेंट वैरायटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो एरो बनाने के लिए लाइन ओपन होनी चाहिए, क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो फ्री हैंड के बाद आता है 2 पॉइंट लाइन। ऐसे ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल 2 पॉइंट का लाइन बनेगा, एक और से दूसरी ओर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट लाइन आप बना सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ड्रैग कीजिए और छोड़ दीजिए माउस को, 2 पॉइंट लाइन आसानी से बन जाता है। 2 पॉइंट लाइन में यहाँ पे 3 ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन है 2 पॉइंट लाइन टूल, दूसरा है परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन। परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन में ऐसे मैंने खींचा लाइन को, देखिए मैं इस लाइन पे दबाकर खींच रहा हूँ तो ये उससे ज्वाइंट हो जाता है, और उससे देखिए टच किया हुआ रहता है, और उसका एज जिस लाइन से मैं टच कराकर मूव किया हूँ, देखिए उस पर किस तरह से मूव हो रहा है। ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे एक एक्सिस लूँ, तो इससे मैं एक एक्सिस लिया, उसके बाद फिर उसी के सहारे मैं लाइन को दूसरी तरफ मूव कर सकता हूँ। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अगला है टेंजिकल 2 पॉइंट लाइन। टेंजिकल 2 पॉइंट लाइन देखिए क्या करता है, मैं यहाँ से माउस खींच रहा हूँ तो पहला पॉइंट अपनी जगह पे फिक्स रहता है, और उसको हम माउस को मूव करके उसके एंगल को सेट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी बारीक डिफरेंस है इसमें। तो इस तरह से हम लाइन बना सकते हैं। मैंने सभी लाइन को हटा दिया है। अब उसके बाद आते हैं बेजियर टूल। बेजियर टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। ये इस सॉफ्टवेयर की जान है। इस पर अगर आपको कमांड आ गया तो काफ़ी बढ़िया से आप क्रिएट कर पाओगे। तो मैं पेज को थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ। और बेजियर टूल का काम क्या, देखिए कहीं भी क्लिक करेंगे आपस में लाइन जुड़ता हुआ चला जाएगा, जब तक कि आप इसे उस जगह पे वापस ना ले जाएं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे रखते ही ये कंप्लीट कर्व हो जाता है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे लाइन को जोड़ रहे हैं, और जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे छोड़ दें तो ये लाइन कंप्लीट हो जाती है। ये तो हो गया कि आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, लेकिन इससे कर्व लाइन कैसे बनेगा। आप इससे ले टूल को कहीं भी क्लिक करके पहला पॉइंट क्लिक करें, दूसरी जगह जब आप क्लिक करते हैं तो माउस को छोड़े नहीं और माउस को ड्रैग करें। ड्रैग करने से उस लाइन में कर्व आएगा, और एक हैंडल आपके माउस के साथ अटैच होगा। वो हैंडल जिधर भी ले जाएंगे कर्व उसका अपोजिट बनेगा। अगर हैंडल मैं टॉप में ले जाता हूँ, कर्व बॉटम में बन रहा है। तो यहाँ पे ये हैंडल ही बताता है कि कर्व किधर से बनेगा। देखिए इस नोड से 2 हैंडल निकला, एक हैंडल नीचे गया है, वो बता रहा है कि मेरा जो अगला कर्व बनेगा, नेक्स्ट कर्व वो नीचे से बनेगा, और एक हैंडल ऊपर गया है, वो बताता है कि जो आपका अभी जो कर्व बन चुका है वो टॉप से बना है। अब यहाँ पे 2 हैंडल जब निकल गया है तो मेरे को फिर बनाना है एक, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ देखिए अगला कर्व नीचे से आया। अब यहाँ पे मैंने माउस को ड्रैग नहीं किया था, खींचा नहीं था, मेरे पास कोई हैंडल नहीं है। हैंडल नहीं है तो आप फ्री हैं कि कर्व को ऊपर से लेना है, नीचे से लेना है या नहीं लेना है। अगर मैं यहाँ सिंपल क्लिक करूँ तो कर्व नहीं आएगा।
ऊपर क्लिक करूँ तो कर्व आएगा, नीचे क्लिक करूँ तो कर्व आएगा। कर्व के डायरेक्शन अब मेरे ऊपर है कि हम ऊपर से लेना चाहते हैं कि नीचे से लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक हैंडल आ गया। अब ये हैंडल आपको बता रहा कर्व नीचे से आएगा। अब तो आप फंस गए, कर्व मेरे को ऊपर से चाहिए, नीचे से नहीं चाहिए। तो अगर मैं कहीं भी क्लिक करूँ, कर्व नीचे से ही आने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे को कर्व, सारे के सारे कर्व टॉप से चाहिए। कैसे होगा? मैं पहला क्लिक किया हूँ, दूसरा क्लिक किया हूँ, इस तरह से टॉप से कर्व आ रहा। उसके बाद आप सी बटन कीबोर्ड में दबाएं। सी बटन दबाने से जो टेंजेंट को, जो हैंडल को आप मूव कर रहे थे, उसे उसी जगह पे छोड़ दें जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर से आप माउस से खींचें, उसको फिर से सी बटन दबाकर उस हैंडल को उसी जगह पे छोड़ दिए जहाँ से शुरू हुआ था। फिर सी बटन छोड़ दीजिए कीबोर्ड में और फिर से माउस को खींचिए। जब आपका शेप एकदम परफेक्ट हो जाए तो फिर सी बटन दबाएंगे और उस टेंजेंट को, यानी कि हैंडल को, उसी जगह पे छोड़ देंगे। फिर से मैं माउस को नीचे खींचता हूँ, हर बार कर्व मेरा टॉप से आ रहा। फिर से सी दबाएंगे और इस हैंडल को इसी जगह पे छोड़ देंगे। मैंने 5 पॉइंट बनाया है, सेंटर पॉइंट ये है। इसे मैं डिलीट करता हूँ, फिर से बनाता हूँ। सी दबाएंगे, सी दबाएंगे और इस हैंडल को उसी जगह पे छोड़ेंगे। फिर से कर्व बनाएंगे, फिर सी दबाकर हैंडल को यहीं पे छोड़ेंगे और फिर से कर्व बनाएंगे, फिर सी दबाकर हैंडल को वहीं पे छोड़ेंगे। फिर टॉप में कर्व बनाएंगे और इस टेंजेंट को, यानी हैंडल को, यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन जो बता रहा कि आपका लाइन जो है इधर से आएगा, मेरे को इधर से ही लाइन चाहिए, इसलिए उसको मैंने नहीं हटाया और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने ख़त्म किया है। तो इस तरह से बेजियर टूल काम करता है और इस पर कोई भी कलर भर सकते हैं। तो बेजियर टूल से आप डिफरेंट शेप बनाएं और उसकी प्रैक्टिस से आप काफ़ी डिफरेंट टाइप के शेप को बना सकते हैं। जैसे अब देखिए, ये टेलीफोन का जो शेप है मेरे पास, ये एक इमेज है। इसका कलर आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन इसको आप बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी डार्क है। इसके ऊपर अगर मैं अपना ब्लैक लाइन फिट करूं तो मुझे ब्लैक लाइन बढ़िया से दिखेगा नहीं। तो ये ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे और इसमें से आप यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी बटन दबा दें। ये बिल्कुल 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं। और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर इसको छोड़ दें। अब आप बेजियर टूल लें और इसे ड्रॉ करें। देखिए, मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक किया, फिर दूसरी जगह क्लिक करके माउस को खींचेंगे और इस तरह से कोशिश करना है कि सही जगह पे कर्व बने। अब ये टेंजेंट, ये जो हैंडल है, मेरे को नहीं चाहिए। हैंडल को फिर से वापस उसी जगह पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हैंडल जब इधर आ गया था तो लाइन यहाँ पे ऐसे गोल हो जाता है। मेरे को गोलाई नहीं चाहिए। हैंडल को छोड़ दिए और इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल नया हैंडल मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं सीधा लूँगा, मैं माउस को खींचूंगा नहीं। जहाँ पे कर्व चाहिए वहीं पे माउस को खींचना है और फिर यहाँ पे मेरे को बड़ी कर्व चाहिए। उसके बाद फिर टॉप में जाते हैं और इस तरह से मैंने अपना एक टेलीफोन बना लिया है वेक्टर में, जो कि काफ़ी आसानी से बेजियर टूल से क्रिएट हो गया। इसे आप रेक्टेंगल से नहीं बना सकते हैं, बेजियर आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। बेजियर टूल से अगर आप इस तरह का शेप बना रहे हैं तो और आसानी से कैसे बनेगा, उसके लिए बेजियर टूल लें और जहाँ पे कर्व है उसको कंप्लीट करते हुए मल्टीपल पॉइंट्स क्रिएट कर लें। जो राउंड है उसको छोड़ के राउंड के दोनों कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे राउंड हो रहा तो राउंड को छोड़ करके मैं उसे, यहाँ पे राउंड हो रहा तो राउंड को छोड़ के जहाँ तक स्ट्रेट है वहाँ पे चला जाता हूँ। राउंड पार्ट को छोड़ते हुए आप इस तरह से मल्टीपल क्लिक कर लें और ऐसा शेप बना लें। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे शेप टूल। शेप टूल से इन सभी लाइनों पे मैं कर्व अप्लाई करूँगा। अब इसे जूम करूँगा थोड़ा सा और ये जो
कर्व है, इस लाइन पे कितना कर्व चाहिए आप इस तरह से सेट कर लें। माउस से खींच करके इसे कर्व अप्लाई करेंगे। लाइन तो ऑलरेडी कर्व है, आपको माउस से बस उसे खींच करके एडजस्ट करना है। F3 से छोटा होता है, F2 से जूम टूल आता है, जिसे फिर से इसे रीसेंटर करके जूम कर सकते हैं। और ये प्रोसेस काफ़ी ईजी है। अगर इस तरह से बनाते हैं, लाइव नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से अगर बनाते हैं तो आसानी से आप अपना कर्व इस पर फिट कर सकते हैं। जब ये एकदम बढ़िया से फिट हो जाए तो इसे कोई भी कलर दे दें और इसे बाहर करके रखें। देखिए बिल्कुल स्मूथ लाइन है, कहीं से कोई खराबी नहीं है। सेम टू सेम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो बेजियर टूल का इस्तेमाल करें। बेजियर टूल के नेक्स्ट प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।